माय चैनल GTS एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर AC करंट का लेक्चर नंबर 7। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट्स। ओके, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स को थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं। ओके, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या था? प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब होता है कि अगर सर्किट में केवल और केवल एक रेजिस्टेंस ही हो, प्योर रेजिस्टिव हो मतलब रेजिस्टेंस ही है। ओके, तो ये हमारा EMF सोर्स हो गया, E0 साइन ओमेगा टी। ओके, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया R। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो हमारा E आया था दैट इज E0 साइन ओमेगा टी, और इसके बाद जो हमने कैलकुलेट करके I निकाला था दैट इज E0 बाय R साइन ओमेगा टी, और इसको हमने बोल दिया था I0 साइन ओमेगा टी, है ना। पिछले वाले लेक्चर में हमने ये ड्राइव कर लिया था। ओके, हमने क्या देखा था पिछले वाले लेक्चर्स में कि ओमेगा टी साइन मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, सो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा? नो फेज डिफरेंस इन वोल्टेज और EMF एंड करंट। मतलब करंट और वोल्टेज या EMF दोनों ही सेम फेज में ट्रैवल कर रहे होंगे। ओके, इसका जो हमने वेव डायग्राम बनाया था वो थोड़ा क्लियर नहीं था, बच्चों ने बोला कि क्लियर नहीं है सर, दोबारा बता दीजिएगा। ओके, तो दोबारा देख लेते हैं कि ओके, तो अगर ये मान लेते हैं ये EMF की वेव थी। ओके, ये EMF की वेव थी, तो करंट की वेव क्या होगी? करंट की वेव इसी को फॉलो करेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। मैग्नीट्यूड क्यों कम होगा? ये हम देख चुके थे, क्योंकि डिवाइड बाय R है ना, यहाँ पे ये सेम है, E0 भी सेम है, I की जगह E आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय R है ना, और किसी भी वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर, चाहे वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, उसकी वैल्यू कम ही होगी हमेशा। ओके, तो हमेशा जो EMF से नीचे ही बनती है करंट की वेव, लेकिन वो फॉलो उसको ही करेगी जैसे कि ये वाली वेव चल रही है। ओके, तो इस तरह से करंट की जो वेव होगी वो फॉलो करेगी EMF को, लेकिन होंगे दोनों सेम फेज में। मतलब कोई भी अगर मान लेते हैं t = 5 सेकंड पे 0 हो रहा है EMF, तो करंट भी t = 5 सेकंड पे ही 0 होगा। ओके, मैक्सिमम वैल्यू अगर t = 2 सेकंड पे आ रही है तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी t = 2 सेकंड पे ही आएगी। इसका मतलब होता है सेम फेज में, मतलब बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। मतलब जैसे कि घर से दो व्यक्ति निकले अपने स्कूल जाने के लिए, तो वो सेम टाइम पे निकल रहे हैं और सेम जगह से निकल रहे हैं, तो वो साथ साथ ही जाएंगे बात करते हुए। उसी तरह से जब हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो दोनों देयर इज नो फेज डिफरेंस। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसका फेजर डायग्राम जो हमने बनाया था, तो बच्चे कह रहे थे कि सर ये अलग तरीके से बना दिया आपने। ओके, तो बनाने का तरीका वही है। एक तो बनता है इस तरह से, देखो मैंने कैसे बनाया था। मान लेते हैं इसको V नहीं मानते, E बोलते, चलो E बोल रहे, EMF के लिए E बोल दे रहे, है ना। तो अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट भी तो इसी फेज में, मतलब इसी के साथ ही फॉलो करेगा, और उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। तो ये भी एक
फेजर डायग्राम इसको भी बना सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं इसको बनाने के लिए। जैसे ये समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। और भी तरीके हैं इसको बनाने के, जैसे कि इस तरह से। अब कंफ्यूज कुछ नहीं होना, केवल बनाने का तरीका है। ओके, अब ये किसी भी वेव का जो ये वाला टर्म होता है ओमेगा टी, ये तो एंगुलर टर्म होता है, साइन तो वेव है, ये दिखा रहा है फेज, क्या फेज है। ओके, ओमेगा टी ही फेज दिखाता है, तो फेज टर्म ये वाली होती है। ओके, तो फेज टर्म ये होती है। अब हम बात करें कि फेज क्या होता है। फेज होता है दो वेव के बीच का एंगल, दो वेव के बीच का एंगल। देखो हमने यहाँ पे एंगल कितना है, अगर इन दोनों वेव के बीच की बात करें, ई वेव और करंट वेव, इन दोनों वेव की बात करें तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल 0 तो है, 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमने 0 डिग्री तो शो करा है, और 0 डिग्री एंगल होगा तो मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, देयर इज नो फेज डिफरेंस, है ना। तो बस लिखने का तरीका क्या होगा, कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में आपको दिखेगा इस तरह से, इस तरह दिखेगा, और ये एंगल कितना होगा, इसको बोल देंगे ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल हो गया है ना। तो ये एंगल हो गया, तो यहां पे ये ओमेगा टी एंगल हो जाएगा, है ना। तो इस वाली टर्म को क्या बोल देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा ईएमएफ। ओके, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट। और दोनों सेम फेस में ना, दोनों का एंगल ओमेगा टी तो है, दोनों का एंगल कितना है, ओमेगा टी है, तो ये ई हो गया और ये आई हो गया। तो इस तरह से भी इसका फेजर डायग्राम बनाया जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों में एंगल 0 तो है, ये दोनों सेम फेज, देखो सेम एरो पे है अभी, और ये भी सेम एरो पे है ना, तो कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, तो ये पिछले वाले लेक्चर का हमने रिवीजन कर लिया है। अब देखते हैं आज का टॉपिक, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब समझते हैं इंडक्टिव क्या होता है। इंडक्टर एक टर्म होती है, इंडक्टर। ओके, हमने क्लास 10th में जब पढ़ा है, हमने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हमने एक टर्म पढ़ी थी सोलेनॉइड। ओके, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक ऐसा गोल गोल टर्म होता है इस तरह से, है ना। सोलेनॉइड इस तरह से, मतलब अगर किसी वायर को ऐसे गोल गोल लपेट देंगे तो वो एक सोलेनॉइड बन जाता है। ओके, इसको समझते हैं क्या चीज़ होती है। जैसे हमने कभी देखा था कि जो हमारे घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो लैंडलाइन फ़ोन में जो हमारा रिसीवर होता था जिससे हम बात करते थे, तो उसके एक आगे एक तार लगी रहती थी जो कि ऐसे गोल गोल घूमी होती थी। ओके, तो वो तार क्या करती थी, और उस शेप को ही क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड शेप बोलते हैं, और उसको ही हम इंडक्टर बोलते हैं। तो ये शेप क्या करती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये एनर्जी स्टोर करने के काम आती है। कैसी एनर्जी, कैसी एनर्जी स्टोर करती है ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करती है। ओके, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करती है। चेंज इन करंट का अपोज करती है। ओके, चेंज करंट का अपोजिट द चेंज ऑफ करंट, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो
इस शेप का और इस डिवाइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें एनर्जी को स्टोर करना होता है और बाद में सिस्टम को दोबारा लौटाना होता है। ओके, इस टॉपिक का इंडक्टर का बहुत ज़्यादा पार्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ओके, दे द चैप्टर इन क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं। ओके, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन टाइप की दो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इस चैप्टर में हमें देखना है कि जब हम किसी भी सर्किट में इंडक्टर को लगाते हैं, जब भी हम किसी भी सर्किट में इंडक्टर को लगाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस पर जो करंट और ईएमएफ का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है। ये हो गया हमारा सर्किट प्योर इंडक्टिव। ये हमारा ईएमएफ का सोर्स हो गया, डेट इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, और ये हमारा इंडक्टर है। अब समझते हैं क्या होता है इसमें कि जब भी हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर क्या करता है, चेंजिंग करंट का अपोज करता है। चेंजिंग करंट का अपोज करेगा तो ये मतलब क्या होता है कि जब भी हम करंट को, जब भी इंडक्टर से करंट फ्लो करता है, जब भी इंडक्टर से करंट फ्लो करता है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होता है कि ये अपने चेंज का अपोज करता है। ओके, ये अपने चेंज का हमेशा ही अपोज करेगा। तो जब अपने चेंज का अपोज करता है तो इस करंट की वैल्यू को बढ़ने नहीं देता है। ओके, तो बढ़ने नहीं देता है, तो यही इसका फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ओके, फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो अभी के लिए हम केवल इतना समझते हैं कि जब भी किसी the alternating EMF is, alternating EMF कितना हमारा E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग EMF हमारा इतना है। अब हम बात करते हैं when a inductor is in the circuit, and an inductor is in the circuit, a back EMF is generated minus L di by dt. What is this? This is change of current. And what is this? This is inductance. ओके, जब भी हम किसी सर्किट में एक इंडक्टर को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। व्हाट इज बैक ईएमएफ? बैक ईएमएफ क्या होगा कि जो हमारा ईएमएफ होगा उसको खत्म करेगा। बैक ईएमएफ का मतलब क्या होगा? बैक ईएमएफ मतलब जो हमारा ईएमएफ पहले से, हमने ईएमएफ कितना दे रखा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो बैक ईएमएफ क्या होगा? बैक ईएमएफ क्या होगा, ये कि इसके को कम करेगा या इसका अपोज करेगा। ओके, तो नेट कितना हो जाएगा इस पूरे सर्किट में? अगर नेट ईएमएफ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये समझ में आया इतना? ओके, सो नेट EMF in the circuit will be, net EMF in the circuit will be कितना हो जाएगा नेट EMF? E नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो पहले से ही गिवन था, सर्किट में था। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे।
ये तो पहले से था। ओके, अब इसके वजह से एक EMF और आ जाएगा जो कि इसका अपोज करेगा, मतलब इसकी वैल्यू से माइनस होगा, माइनस ऑफ L di बाय dt, और डेट विल बी इक्वल्स टू 0। टोटल EMF जो पूरा सर्किट का वो कितना होगा, इन दोनों का समीशन करेंगे तो 0 होता है। ओके, 0 क्यों होता है? 0 इसलिए होता है कि पूरे सर्किट में हमेशा ही जितनी भी वोल्टेज है, जितना भी EMF जनरेट होगा, डेट विल बी 0। ये चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा होगा, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि क्रिस्टॉफ के लॉ होते हैं दो, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि पूरे सर्किट का जितना भी इंड्यूस EMF होगा वो हमेशा इक्वल्स टू 0 होता है। तो वहाँ से हमने ये इक्वेशन जनरेट कर ली। अब हम बात करते हैं क्या, हमें निकालना क्या, EMF तो हमारे पास है, हमें I की वैल्यू निकालनी है। ओके, दिस I, तो कैसे करेंगे इसको, बस सिंप्लीफाई इधर उधर करके, एज सिंपल एज टेकिंग द वैल्यू आउट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो क्या कर रहे हैं, dt इधर चल जाएगा, तो L di विल बी इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t dt। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो करा है। ओके, तो यहाँ से अब di की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नॉट बाई L साइन ओमेगा t dt। di की वैल्यू इतनी हो गई। ओके, di की वैल्यू ये हो गई। अब देखते हैं, अब di का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, d इज डिफरेंशिएशन, d इज डिफरेंशिएशन। ये जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, और जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही पता है कि d फॉर डिफरेंशिएशन होता है। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब अगर इससे ये di था, ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है ये। ओके, अब यहाँ पे एक हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एक इंटीग्रेशन हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। अब एक इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन कट जाता है। ओके, तो दोनों सेम प्रोसेस होते हैं लेकिन अपोजिट वे में होते हैं, तो इसलिए एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा। तो व्हाट वी लेफ्ट विद ओनली I इज इक्वल्स टू E नॉट बाई L साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट विल बी कॉस ओमेगा t बाय ओमेगा। ओके, साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, कॉस ओमेगा t, और यहाँ पे माइनस भी आएगा। ओके, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन इंटीग्रेशन होता है, तो वो सब देख लेंगे। इतनी चीज़ें हमने समझ ली, इंटीग्रेशन का पार्ट है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझ लेंगे इस चीज़ को, और जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल उनको ये बात समझना है कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस। ओके, अब इंटीग्रेशन में एक माइनस साइन आता है, और जो टर्म्स टी के साथ लगी होती है वो डिवाइड में चली जाती है। ओके, ये बात सीधे समझ लेंगे। तो यहाँ से हमें पास कितना आ गया, I विल बी इक्वल्स टू E नॉट बाई L, तो कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा माइनस। ओके, इतना आ गया। तो I इज इक्वल्स टू E नॉट, ये ओमेगा की कांस्टेंट है, ओमेगा L माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t, है ना, इतना आ गया। अब माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी आया है। ओके, तो I इज इक्वल्स टू, अब माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म में लेके आना, क्योंकि हमारे पास जो EMF है वो किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, तो कॉस को हमें साइन में बदलना पड़ेगा। ओके, तो इसको बदलते कैसे, E नॉट अपॉन ओमेगा L डेट विल बी साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। ओके, सो
कितना हो गया? हमने क्या करा कि कॉस के टर्म को साइन में जब बदलते हैं, ओके, तो करते क्या है कि कॉस के टर्म को साइन में बदलने के लिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कर देते हैं। ओके, ये सिंपली इस तरह से चेंज हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी के लिए केवल आप इतना समझ सकते हैं कि माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, तो अब देखते हैं कि जो हमारे पास नेट ईएमएफ था, जो हमारे पास स्टार्टिंग का ईएमएफ था वो कितना था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारा करंट आया वो क्या आया? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, तो अब इस चीज़ को और स्टडी करते हैं कि इससे हमें समझ में क्या आया। यहाँ तक कर लिया होगा, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि कहाँ से फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। हमारा जो ईएमएफ था वो कितना था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारा करंट निकल के आया डेट इज ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब देखो, जैसे पिछला वाला हमने रजिस्ट्री वाला सर्किट देखा था, तो रजिस्ट्री वाले सर्किट में क्या आया था? ई नॉट बाय आर आया था ना, तो आर क्या था? रेजिस्टेंस था। आर क्या था? रेजिस्टेंस था। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो करंट के फ्लो को रोकने वाली चीज़ है, ऑब्स्टिकल जो है करंट के फ्लो के लिए, वो क्या है? ओमेगा है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे वहां रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा एल जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, एल मतलब इंडक्टर, जब हम इंडक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ओके, तो वहाँ पे करंट के फ्लो को रोकने वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, और इसका वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एल। ओके, इसको बोलते हैं ओमेगा एल। और देखो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कितनी है? ओमेगा टी। और यहाँ कितनी है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब माइनस कराना, इसमें तो कुछ माइनस कराना, मतलब ये पीछे है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड। पिछली बार देखा था ना हमने कि जब पीछे चलता तो लैगिंग बोलते हैं, और जब आगे चलता तो लीडिंग बोलते हैं। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाई 2। ओके, तो ये यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आता है। So the main statement is, in a pure inductive circuit, current lags the EMF or voltage by an angle of 90 degree और पाई बाय 2। ओके, मेन स्टेटमेंट क्या है? इन एन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स द ईएमएफ और वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि जहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू, यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ माइनस है ना, तो कुछ माइनस हुआ है, मतलब कुछ पीछे गया होगा। ओके, तो माइनस पाई बाय 2 इसका मतलब क्या है? समझते हैं इसको वेव डायग्राम से। ये स्टेटमेंट में लिख लिया, इसको वेव डायग्राम समझते हैं। ये वेव डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जब आपको एग्जाम में इसको लिखना होगा तो वेव डायग्राम के साथ ही बनाना इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, आप समझते हैं ये वाली ईएमएफ की वेव है।
ये EMF की वेव है। अब देखते हैं करंट की वेव क्या होगा कि जहाँ पे इसकी वैल्यू अभी साइन ओमेगा टी है, तो इसकी वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम होगी वो वहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब ये वेव ऐसे आएगी। समझ रहे हैं कैसे? तो वो जहाँ पे EMF की वैल्यू मैक्सिमम है तो वहाँ करंट की वैल्यू क्या है? मिनिमम। और जहाँ पे इसे पहुँचने में मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो पीछे आ रही है, ये पीछे है ना, और ये कितना होता है, यही टाइम कितना है, π/2 होता है। यही एंगल कितना होता है, π/2 होता है। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रही है, मतलब EMF इससे आगे चल रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे है ना, तो EMF से आगे चल रहा है कितना, π/2। ओके, तो इस तरह से हम इसको चीज़ को समझ सकते हैं कि जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे तो करंट उसमें पीछे चलेगा, किससे, EMF से। और कितना पीछे चलेगा, π/2। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी और वैसे भी न्यूमेरिकली भी पूछा जाता है कई बार। ओके, तो इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। और आज के लिए इतना ही है। इंडक्टिव सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया, और जो भी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि सर EMF क्या होता है, सर इंडक्टर क्या है, तो इस तरह के जो टर्म्स होंगे चैप्टर के एंड में हम इन सबको डिस्कस भी करेंगे। तो फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम कैसा होगा, ओके, मान लेते हैं ओमेगा टी की वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से EMF मूव कर रहा था, है ना, ओमेगा टी वाली वेलोसिटी से EMF मूव कर रहा था। तो जो करंट की वैल्यू थी वो इससे कितनी पीछे है, π/2, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री यहाँ पे होगा तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, कुछ कम होगी और यहाँ पे होगी। समझ में आया? तो इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनाएंगे। हमने केवल एंगल शो करना है इन वेक्टर्स के बीच का एंगल। देखो पहले वाले में सेम था तो दोनों एक ही एरो पे थे, जब कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या फेज डिफरेंस कितने का, 90 का। वही पीछे लैग है ना, पीछे है तो पीछे बना देंगे, और आगे आएगा तो आगे बना देंगे। ओके, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आते भी हैं और बोर्ड में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इससे बनने वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा और बहुत आसानी से हम उसको कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।